हेलो दोस्तों, मैं दिननाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे भूगोल विषय के राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत लेक्चर 8 में रिमलैंड सिद्धांत या फिर कहिए उपांत स्थल विचारधारा के रूप में। इस उपांत स्थल विचारधारा की शुरुआत 1944 ईस्वी में स्पाइकमैन महोदय द्वारा किया गया। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल में यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं उपांत या परिसीमा या फिर परिधीय स्थल सीमा विचारधारा। जब हम परिधीय स्थल सीमा विचारधारा या उपांत स्थल सीमा की बात करते हैं तो हम सभी के सामने सबसे महत्वपूर्ण जो ध्यान जाता है वो है कि इनकी स्थापना में किनका योगदान है, इस सिद्धांत के विकास में किनका योगदान है। तो इस सिद्धांत के विकास में अमेरिकन भू राजनीतिज्ञ विचारधारा के रूप में विख्यात विद्वान स्पाइकमैन का योगदान है। यह विचारधारा परिसीमा स्थल विचारधारा या फिर कहिए उपांत क्षेत्र विचारधारा है। उपांत क्षेत्र विचारधारा की बात इसलिए की जाती है क्योंकि ये पूर्ण रूप से स्थल भी नहीं कहा जा सकता है और पूर्ण रूप से सागरीय भी नहीं कहा जा सकता है। ये पूर्ण स्थल जिसे हम हृदय स्थल कहते हैं और सागरीय के बीच का भाग है, इसीलिए इसे उपांत क्षेत्र विचारधारा कहते हैं। इसका ज़्यादातर जो अध्ययन है हम सभी देखते हैं यूरोपियन तटवर्ती क्षेत्र हृदय स्थल की सीमावर्ती क्षेत्र के रूप में, जबकि मानसूनी एशियाई भूमि में दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया में देखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसमें विश्व के क्षेत्र का ज़्यादातर इसमें कहा जाता है कि विश्व के वे क्षेत्र ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं जिनमें स्थलीय और जलीय दोनों सीमा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तभी जाकर ये हमारा जो सिद्धांत है रिमलैंड का उपांत स्थल का वो स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है। भौगोलिक तथ्य बदलते नहीं किंतु उनका अर्थ विदेश नीति के अनुसार ही होता है, ये कहना था स्पाइकमैन का, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा जो ज्योग्राफिकल रीजन है, जो भौगोलिक प्रदेश है, वो पूर्ण रूप से बदलाव नहीं आती हैं बल्कि विदेश नीति के अनुसार उनमें सिद्धांतों का विकास होता है। हम सभी जानते हैं कि स्पाइकमैन महोदय येल विश्वविद्यालय के भू राजनीति के प्रोफेसर थे, जो येल विश्वविद्यालय हमारा USA में है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रोफेसर के रूप में भी ये प्रसिद्धि प्राप्त थे। अब हम आते हैं कि मूल संकल्पना पर, जो हमारा स्पाइकमैन के परिधीय स्थल सीमा अथवा रिमलैंड सिद्धांत के रूप में विख्यात है। जब भी हम इस तरह की सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं तो उनकी पृष्ठभूमियों के उपरांत सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पाइकमैन ने 1944 ईस्वी में शांति का भूगोल, ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या किया है कि शांति का भूगोल पुस्तक में इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। कौन सा पुस्तक है हमारा पुस्तक है शांति का भूगोल, यानी कि पेस, ज्योग्राफी ऑफ पेस। ठीक है, इन्होंने कब इनको दिया, यह है हमारा 1944 ईस्वी का। इसके उपरांत फिर हमारा बात होता है कि इन्होंने मैकिंडर महोदय के सिद्धांतों का विरोध किया। ध्यान दीजिए, इन्होंने मैकिंडर महोदय के सिद्धांतों का विरोध किया। इसका मतलब ये है कि हृदय स्थल सिद्धांत की विचारधारा के ठीक विपरीत मैकिंडर महोदय की आलोचना के रूप में इस सिद्धांत का प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि यह सिद्धांत जो है हृदय स्थल के आसपास अंशतः जो हम बात करते हैं महाद्वीपीय और अंशतः जो है महासागरीय क्षेत्र के रूप में फैला हुआ है, जिसको हम एक मानचित्र के सहारे आगे देखेंगे। उन्होंने यानी कि स्पाइकमैन ने माना कि हृदय स्थल जो हमारा हृदय स्थल है उससे अधिक इम्पोर्टेंस जो है परिधीय स्थल सीमा की है। यानी कि जब हम बात करते हैं एक एशिया के मानचित्र की, उसमें हम सोवियत रूस को छोड़ दें तो जितने भी एशिया के क्षेत्र हैं, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी चीन, साथ ही साथ यूरोपीय कंट्री, तो ये सभी जो है परिधीय स्थल खंड में आते हैं, जो हृदय स्थल से अधिक महत्वपूर्ण है। अब ये हृदय स्थल से अधिक महत्वपूर्ण की जब हम बात करते हैं
ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारा रिमलैंड जो है सामूहिक सुरक्षा की दृष्टि से संसाधनों से परिपूर्ण है, तभी ये हृदय स्थल से अधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने मैकिंडर के अर्धचंद्राकार क्षेत्र को अपने सिद्धांत में शामिल किया। यानी कि मैकिंडर महोदय ने अपने हृदय स्थल सिद्धांत को 3 भागों में बांटा था, जिसमें से हमारा वर्णन आता है आंतरिक, जो एक आता मुख्य है हृदय स्थल क्षेत्र, धुरी क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, दूसरा आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी और तीसरा बाहरी पेटी। तो स्पाइकमैन ने क्या किया है कि हृदय स्थल के चारों ओर जो हमारा अर्धचंद्राकार पेटी है उसके हिसाब से उन्होंने उसे परिधीय स्थल या फिर रिमलैंड नाम दिया। और स्पाइकमैन ने कहा कि स्थल शक्ति की अपेक्षा समुद्री गतिशीलता ही विश्व में विशाल साम्राज्य स्थापना में सहायक रही है, क्योंकि विश्व में जितने भी साम्राज्य की स्थापना हुई है सब समुद्री शक्तियों की गतिविधियों के माध्यम से ही हुई है। इन्होंने भौगोलिक तत्व में किसी देश की विदेश नीति को प्रभावित करने की बात कही है। कहने का मतलब है कि जब भी हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक संसाधनों की, जलवायु की, कृषि संसाधनों की, मानव संसाधनों की, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी देखते हैं कि हृदय स्थल में कहीं न कहीं जलवायु में विषमता पाई गई है। वहाँ के संसाधनों की दृष्टि से वीरान क्षेत्र माना गया है, और जिन क्षेत्रों में हमारा संसाधन अधिक से अधिक हो वहाँ की विदेश नीति भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब हम आते हैं रिमलैंड के मुख्य सिद्धांत पर। रिमलैंड की जब मुख्य सिद्धांत की बात होती है तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है, ठीक है, आप लोग मानचित्र में देख सकते हैं कि हमारा जो ये हिस्सा है जो हमारा पीला कलर से है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा क्या है, रिमलैंड है। यानी कि हार्टलैंड सिद्धांत के ठीक नीचे ये हमारा अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, इनके बीच यहाँ हमारा सऊदी अरब का हिस्सा है, ये यूरोप का हिस्सा है। तो ये संपूर्ण क्षेत्र रिमलैंड के अंतर्गत समाहित है, और इसीलिए कहा गया है कि ये क्षेत्र हमारा मैकिंडर महोदय का अर्धचंद्राकार पेटी में शामिल होता था। और यही हमारा जो है कहीं ना कहीं रिमलैंड की बात को स्पष्ट करता है। इसमें इन्होंने यानी कि स्पाइकमैन महोदय ने मानव संसाधन परिवहन की सुलभता की दृष्टि से आंतरिक अर्धचंद्राकार जो पेटी है उसको हृदय स्थल के तुलना में अधिक लाभप्रद माना है। अधिक लाभप्रद हृदय स्थल के तुलना में इन्होंने क्यों माना है? क्योंकि ये पेटी संसाधन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जलवायु की दृष्टि से, उच्चावच की दृष्टि से हमारा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे हमारी राष्ट्रीय शक्ति, राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। परंतु अस्थायी शांति की स्थापना सामूहिक सुरक्षा प्रबंध द्वारा संभव है। स्पाइकमैन अमेरिका का पक्षधर था। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को यूरेशिया और अफ्रीका ने घेरा हुआ माना। यानी कि इन्होंने और एक बात स्पष्ट किया कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अमेरिका के रूप में एक विश्व शक्ति, उभरता हुआ विश्व शक्ति के रूप में इन्होंने देखा रिमलैंड की थ्योरी के माध्यम से। इन्होंने कहा कि जो मुख्य महाशक्तियां हैं जैसे कि सोवियत संघ, जापान, इंग्लैंड, ब्रिटेन और अमेरिका, अगर ये सभी एक केंद्र के रूप में विकसित हो जाएं तो विश्व में अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर पर वर्चस्व स्थापित करके रिमलैंड को मजबूत किया जा सकता है। और जो हमारा हार्टलैंड के ठीक अर्धचंद्राकार पेटी जो हमारा मैकिंडर का, उसमें जो देश हैं उनको अगर विकसित होने ना दिया जाए तो कहीं ना कहीं अमेरिका अपने वर्चस्व को स्थापित कर सकता है। और स्पाइकमैन का विश्वास था कि युद्ध की स्थिति में अमेरिका को पुरानी दुनिया के देशों को अपने विरुद्ध एकजुट होने नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब है भारत, चीन या सोवियत रूस, सऊदी अरब, ये सभी देश को एकजुट नहीं होने देना है, क्योंकि शक्तिशाली सोवियत संघ रिमलैंड को अपने प्रभाव में लेकर अमेरिका के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसीलिए रिमलैंड पर किसी एक देश के प्रभुत्व की बात नहीं होने की अमेरिका की विदेश नीति का प्रमुख आधार माना गया। स्पाइकमैन ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो परिधीय स्थल पर नियंत्रण करता है वो यूरेशिया पर शासन करता है, और जो यूरेशिया पर शासन करता है वो संपूर्ण विश्व पर शासन करता है।
ध्यान दीजिए, ये कथन से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि जो परिधीय स्थलखंड अर्थात रिमलैंड पर नियंत्रित करता है वो पूरे यूरेशिया पर अर्थात यूरोप और एशिया दोनों पर शासन करता है, और जो यूरोप और एशिया पर शासन कर लेगा वो पूरे विश्व को शासन कर लेगा। ठीक है, तो चलिए आगे फिर देखते हैं हम कि रिमलैंड थ्योरी अर्थात स्पाइकमैन महोदय की अपनी जो मुख्य पुस्तकें थी, 3 महत्वपूर्ण पुस्तक, उसके बारे में। स्पाइकमैन की कृतियों में, इनकी लेखन में हम अगर बात करें पुस्तक के रूप में, तो पहला है द सोशल थ्योरी ऑफ जॉर्ज सिमल, जो 1925 में इन्होंने लिखा। उसके बाद विश्व राजनीति में अमेरिका की रणनीति 1942 ईस्वी में इन्होंने स्पष्ट किया। फिर इनका जो मुख्य पुस्तक है शांति का भूगोल, ये मृत्यु उपरांत इनके 1950 में प्रकाशित हुआ। तो ये तीनों पुस्तक पर हमेशा से सवाल उठते हैं, तो आप इसे भी ध्यान दें। और इसके बाद हम बात करते हैं कि रिमलैंड में क्या क्या कमियां थी। जब भी रिमलैंड की कमियों की बात होती है तब हमें ध्यान देना है कि परिधीय राष्ट्रों में एक कार्यात्मक इकाई के रूप में संगठित होने की बात एक कोरी कल्पना मात्र है। क्यों कोरी कल्पना मात्र है? क्योंकि ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से यूरेशिया जो है परिधीय स्थल कभी भी किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एक साथ नहीं रहे और न ही कोई बाहरी शक्ति समान रूप से उन पर आधिपत्य स्थापित कर पाई है। पश्चिमी यूरोपीय राज्य, पश्चिमी एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्वी एशिया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से हमेशा अलग अलग इकाई रही है। इसीलिए जो हम बात करते हैं कि परिधीय स्थलों में इतनी असमानता है कि, समानता नहीं होगा यहाँ, असमानता है कि इसके विभिन्न राज्य कभी भी एक निश्चित उद्देश्य हेतु आपस में नहीं मिल सकती हैं। और स्पाइकमैन ने विशेष रूप से मैकिंडर के सिद्धांत को 2 कारणों को माना। पहला कि केंद्रीय स्थिति विस्तृत आकार वाला हृदय स्थल यातायात और अन्य गतिविधियां विकास करके एक कार्यात्मक इकाई बन जाएगा तथा समुद्री परिवहन के प्रतिनिधि क्षेत्र के रूप में उभरेगा, और हृदय स्थल की आर्थिक समृद्धता यहाँ स्थापित विशाल राज्य को लंबे समय तक कायम रख सकेगी। तो दोस्तों, हमारा आज का ये लेक्चर था रिमलैंड के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ शेयर करें और कमेंट करें ताकि आने वाले वीडियो में आप सबसे पहले आप तक अपडेट पहुँचे। धन्यवाद।